All right. So the point of this discussion was कि total installed capacity of both like fossil और renewable. फॉसिल में सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है? 55 to 60%. ठीक है. कोल के इश्यूज हमने कल डिस्कस किए थे. एक तो पहली बात है कि इंडिया में एंथ्रासाइट कोल है नहीं. बिट्यूमिनस हम यूज करते हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड चाइना जैसी कंट्री से. ठीक है. फिर दूसरा सबसे बड़ा इश्यूज क्या है? एमिशंस, फ्लाई ऐश, फ्लू गैसेस, कल डिस्कस किया था. इसको हमने रिड्यूस करके कितना लेके जाना है? 50% ऑफ अवर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी. ये हमारा टारगेट है. ठीक है. अभी जो इन्होंने बात की कि मीटिंग में फेज आउट और फेज डाउन जो वर्ड यूज किया कोल के लिए, ठीक है, वो कहां हुआ था? ग्लासगो में जो COP 26 हुआ था, वहां पे हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर जो थे भूपेंद्र यादव, सारी कंट्रीज ये बोल रही थी, डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं हम, उन्होंने बोला कि हमें कोल को टोटली क्या करना पड़ेगा? फेज आउट. मतलब हमें उससे पावर जनरेट करनी ही नहीं है. बट इंडिया के पास रिन्यूएबल कैपेसिटी अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो ये अफोर्ड कर पाए फेज आउट कोल का. क्योंकि हमारी देखो सीधी सीधी 60% पावर जनरेशन कहां से आ रही है? कोल से. इसलिए इंडिया बोला कि तुम बेवकूफ लोग, खुद तो डेवलप हो गया मुझसे 200 साल पहले, अब मेरी बारी तुम लोग चिल्लाना शुरू हो गए, तो मैं नहीं करूंगा ये फेज आउट वाला ड्रामा. मैं क्या करूंगा? फेज डाउन, मतलब धीरे 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 कम करूंगा. फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, बताओ कैसे करोगे? फिर इंडिया बोला कि मैं 500 गीगावाट कहां से लूंगा? रिन्यूएबल एनर्जी से. उसमें से 450 तो मैं इसी डिकेड में अचीव कर लूंगा बाय 2030. समझ आ रहा है? ठीक है. ये था एजेंडा. अब आप क्या करेंगे? इसको सेट टारगेट्स के साथ लिंक करेंगे. जो आपने बनाया है ना नोट, इसको आप टारगेट्स के साथ लिंक करेंगे कि इंडिया के टारगेट्स हैं क्या. ठीक है. जैसे इंडिया का टारगेट था कि 175 गीगावाट बाय 2022 ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. ये इंडिया का टारगेट था, बट ये अचीव नहीं कर पाए हम. कितना अचीव कर पाए हम? 140 समथिंग. समझ आ रहा है बात? भाई साहब समझ आ रही है मेरी बात? कोई बात नहीं, कल नंबर लग जाएगा तुम्हारा, फिर पता चल जाएगा समझ आ रही है कि नहीं आ रही है. बोलियो, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है. रिन्यूएबल एनर्जी और ये नया जो क्लाइमेट चेंज का चल रहा है ना, बहुत मजा आता है गवर्नमेंट को इसमें से बच्चों को एंगेज करने का. ठीक है. कल के लिए असाइनमेंट लिखो फटाफट से. लेगेसी वेस्ट फर्स्ट है. लेगेसी वेस्ट, लेगेसी वेस्ट, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, मेम्ब्रेन. And third is world and India's largest solar parks. World and India's largest solar, only 5. ज़्यादा लंबी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और अगर बीच में कुछ याद आएगा तो we will note down. So tell me, what's the news? Anybody here with थोड़ी सी अकल? इंडिया की क्यों?
अच्छा ठीक है, ये न्यूज़ मैंने आपको फिर बताया कि न्यूज़ आप मुझे वो मत बताओ, एनालिसिस बताओ पूरा का पूरा। इससे इंडिया ईरान रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? रियासी तो इधर है, इब्राहिम रईसी, नॉट रियासी, रईसी रईसी। ही इज अ कंजर्वेटिव लीडर, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। अर्लियर ही यूज्ड टू बी लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, तब वो अपने सुप्रीम लीडर की एक काउंसिल में बैठे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट तक पहुंचे। इंडिया ईरान रिलेशंस यूजुअली इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं, ठीक है। हमें बस उनसे कुछ दो ही तरह के हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं उनके साथ। पहला ऑयल एंड गैस, अनदर इज कनेक्टिविटी टू एंड अफगानिस्तान, ठीक है। यहीं से क्या आता है आपका पहला, दूसरा ये क्या है सर? ये तो बहुत बहुत सुना है, ये नहीं सुना है, ये भी सुना है, इंटरनेशनल, एग्जैक्टली, ठीक है। इंडिया का ओएनजीसी ने यहां पे एक इनको फील्ड डिस्कवर करके दिया, फरजाद बी गैस फील्ड। उसके बाद इन्होंने उससे राइट्स मांगे कि हमें एक्सप्लोरेशन के राइट्स दिए जाएं, तो वो चल रहा है नेगोशिएशन बहुत अच्छे से। बाकी बेशक ईरान जो है एक शिया कंट्री है, बट 80s 90s के टाइम पे पाकिस्तान का आईएसआई और ईरान का क्या है साद, इन दोनों का इतना अच्छा वेंचर था कि इन्होंने हमारे एजेंट्स को पकड़ पकड़ के धोया है बहुत अच्छे से। किसी दिन डीप डेप्थ में सुनाऊंगा आपको पूरी कहानी, कैसे ये मिशन चलाते थे। सो इसलिए भी हमारे रिलेशंस उनके साथ कुछ स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। हमारे रिलेशंस उन्हीं कंट्री से स्ट्रांग है जहाँ पे हमारे एसेट्स अच्छे से मूव कर सकते हैं या उनके साथ डील कर सकते हैं, लाइक बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह की कंट्री, लाइक श्रीलंका, ठीक है। एनी अदर न्यूज मिस्टर? यार क्या करेंगे उसको, 2 साल से चल रहा है उनका ड्रामा। एनीथिंग एल्स? हाँ ठीक है, वो एंटोनियो गुटेरेस ने बोला ना। अच्छा ठीक है, उस पर क्या है, कहाँ कहाँ पे आया आर्टिकल? अच्छा हिंदू में, ठीक है। क्या है आर्टिकल? ट्रॉलर्स, ठीक है। और कुछ बता भाई, तू बता। पता भी है डेली पूछता, उसके बावजूद भी ऐसे आ जाते हो घर से, बदतमीज कहेंगे। ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ तुम्हारे हिस्से की मेहनत। अभी अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कितना लिथियम ढूंढा? कहाँ पे? सलाल, रियासी, शाबाश। सलाल डैम जेएंडके का पहला डैम था, है ना, सुना होगा शायद। ठीक, वर्ल्ड का टोटल कितना है लिथियम रिजर्व? 26 मिलियन टन। उसमें से चिले के पास कितना है, जो कि वर्ल्ड का टॉप है? फिर सेकंड पे कौन आता है? और फिर अर्जेंटीना, कितना? 2.7। और फिर आता है आपका प्यारा देश चाइना, 2 मिलियन टन। और इंडिया के पास कितना है? तो इंडिया कहां पहुंच जाएगा? सेकंड पे। बट इशू यहां पे है। इशू ये है कि ये अभी G3 स्टेज में है, मतलब हमने एक ब्रॉड आइडिया लगाया है कि इतना होगा, ठीक है। तो अभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर इसका हमने एक्सप्लोरेशन किया, रिफाइनिंग किया, ये सब करने के बाद ये कितना मिलेगा हमें? 2 मिलियन टन के करीब करीब मिलेगा, ठीक है। बट स्टिल हमारी डोमेस्टिक नीड के लिए काफी है।
ठीक है, और हमें ईवीज को अडॉप्ट करना है अंडर फेम 1 एंड फेम 2 स्कीम बाय 2030 एग्रेसिव। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको सब्सिडी दे रही है 20-30 हज़ार की। अगर हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो जाएगी तो गवर्नमेंट ये सब्सिडी को और इंक्रीज कर देगी, लाइक 40 to 50 के करीब करीब, और आपका जो स्कूटी अभी 80 या 90 हज़ार की है वो आपको 40-50 हज़ार में मिलना शुरू हो जाएगी। तो हमारी फास्टर अडॉप्शन हो जाएगी ईवीज में। क्लियर? ठीक है, बट इशू कहां है? इशू एक और है कि इसकी माइनिंग करेगा कौन? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इंडिया में सब कुछ है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। समझ आ रहा है? इंडिया के पास क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है कि जब ये किसी साइट की मैपिंग करता है ना कि यहां पे ये मिनरल है, उसके बाद वो मैप या रिपोर्ट किसको प्रोवाइड करता है? एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 3 लिस्ट होती हैं, सेंटर, स्टेट एंड, उसमें लैंड किसके पास होती है? एग्जैक्टली। तो ये रिपोर्ट किसको देता है? लैंड रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, अब अगर लैंड स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो उस लैंड को ऑक्शन या माइनिंग ऑक्शन जिसको हम बोलते हैं वो करने का अधिकार किसको होना चाहिए? स्टेट को होना चाहिए। सो अभी क्या किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने? अपनी रिपोर्ट किसको दे दी है? J&K गवर्नमेंट को। क्लियर? ठीक है, और अभी ये स्टेट भी नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, बट लैंड किसके पास है? स्टेट के पास है। ठीक है, दिल्ली में लैंड किसके पास है? सेंटर के पास है, इसलिए वहां पे म्युनिसिपल के इलेक्शंस बहुत जोरों शोरों से होते हैं रादर देन असेंबली के इलेक्शंस। क्लियर? अब स्टेट में क्या इशू है? स्टेट में ये इशू है कि जो J&K का डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है, एक तो उसका कोई अभी हेड नहीं है, मतलब वो उसका कोई चेयरमैन या कोई डायरेक्टर नहीं है, हेडलेस है, वेली पड़ी हुई है बॉडी। दूसरी, इसको जो मैंडेट दिया गया है लॉ के द्वारा, वो क्या एक्सट्रैक्ट करने का दिया गया है? क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ J&K। ठीक है, अब अगर इसको इसकी माइनिंग का ऑप्शन करना होगा, किसका? लिथियम का। ठीक है, कहां पे? रियासी में। उसके लिए इसके जो रूल्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा, ताकि उसमें हम लिथियम को इस लिस्ट में ऐड कर सके। पॉइंट, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? पहली चीज की वो हेडलेस है, दूसरा ये कि उसके पास मैंडेट ही नहीं है अभी ये काम करने की। वो बात समझ आ रही है पोलियो? ठीक है, यस, ये हो गया हमारा स्टेट लेवल पे। अब सेंट्रल लेवल पे क्या इश्यूज हैं कि माइनिंग सेक्टर में हमने क्या दे रखी है? 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? बट इशू कहां है? इशू ये है कि प्राइवेट कंपनी बाहर की आती है इंडिया में माइनिंग करने के लिए, बट ड्यू टू लैंड एक्विजिशन इश्यूज, प्रोसीजरल इश्यूज, वो लोग भाग जाते हैं यहां से। ठीक है, अब जैसे रियासी में ही है, तो रियासी में कौन सी वो सरकार की ज़मीन होगी? वो लोगों की होगी, लोग देंगे कि नहीं देंगे, उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात की बात है। ठीक है, तो ये सब लैंड रिगार्डिंग इश्यूज को चलते, भले 100% FDI हमने दे रखी है, लेकिन वो कंपनियां काम ही नहीं कर सकती। ये एक इशू है। ठीक है, अगर इस पर क्वेश्चन आएगा KS के मेंस में या फिर प्री में, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका, नहीं बनेगा तो ये ज़रूर बनेगा कि माइनिंग ऑक्शन के राइट्स सेंटर के पास होते हैं सिर्फ 2 चीज़ों के। ध्यान से सुनना, सेंटर सिर्फ 2 चीज़ों में माइनिंग ऑक्शन कर सकती है। पहला कोल, दूसरा क्योंकि एटॉमिक एनर्जी किसकी मैंडेट है? सेंटर की, अंडर शेड्यूल 7। समझ आ रहा है? ठीक है सर, ऐसे पार्टीशन करनी है आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में। उतार लिए इसको? हाँ तो उतारो ना यार, मैं पागल हूँ जो लिख रहा हूँ? हैं?
मैं मानता हूँ मैं बस में आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिल गया हूँ। अगर मैंने अपने लिए लिखना होता तो मेरे लिए पास पेज है यार, मैं बोर्ड पे इसलिए लिखता तभी सबको दिख जाए। आज सैटरडे है, जुमा है। हैं मिनरल्स, मिनरल्स लाइक यूरेनियम, थोरियम, ये सब। आपको पॉइंट समझ आए? मैं 3 दिन से लगातार लिथियम पे बात कर रहा हूँ, ये सारे आपको पेज बनाने हैं, ठीक है, ताकि आप पीछे ना छूट सको कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे। मार डालूंगा अगर पेपर में क्वेश्चन गलत करके आए तो। यस, कल आपका टेस्ट है, किडनी नहीं मांगी है जो ऐसे देख रहे हो। टेस्ट है, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको मेंस के हिसाब से, लाइक 150 to 200 वर्ड्स के आपको लिखने हैं। यू विल बी गिवन लाइक 15 मिनट्स, 7.5 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। ये जो अभी तक आपने पढ़ा है इंक्लूडिंग करंट एंड जो भी होगा, 4-5 पेज जितने भी पढ़े होंगे आपको, इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। एक वाइट पेज की शीट पे आप लिखेंगे और वो सबमिट करेंगे। हो गया ये? इंडिया ने फर्स्ट टाइम इन मिनरल्स की बात की थी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016 में। किसकी बात की थी? इन मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन की या एक्सप्लोरेशन की, ठीक है। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016। कुछ पॉलिसी इश्यूज हैं इंडिया के, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही सब यूपीएससी की डोमेन है। आपको बात वो करनी है जहां पे कानून आपको इजाजत देता है, लसीनी कोल नहीं है वहां पे, समझ रहे हो? तो वो क्या है पॉलिसी इशू? पहला क्या है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। दूसरी है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है, ठीक है। अभी बताता हूं क्या इशू है, पहले आप ध्यान से इसको लिख लो। एक और बॉडी है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, AMD। ये किसके अंडर है ये बॉडी? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक अफेयर्स। जो किसको रिपोर्ट करता है? सीधा PM को, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। देखो, अब देखो इशू, देखो क्या है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी एक बॉडी है जो मिनरल से डील कर रही है, उनकी एक्सट्रैक्शन, उनका रिफाइनिंग, ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी एक बॉडी है जो सेम काम कर रही है, ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और अभी इंडिया में जो लिथियम की पोटेंशियल साइट्स हैं, मतलब एक्सेप्ट रियासी, जहां पे एक्सप्लोरेशन चल रही है, वो कौन कर रहा है? ये आपकी AMD, ठीक है। करंटली लाइक एक्सप्लोरिंग लिथियम इन इंडिया। समझ आ रही बात? माइनिंग ऑक्शन किसको दिए जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है।
लेकिन ब्रॉड पॉलिसी लेवल, सेंट्रल लेवल पे हमारे पास कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी ही नहीं है जो डायरेक्टली किसके साथ डील कर सके, किसके साथ, लिथियम के साथ। समझ आ रही है बात? तो ये है पॉलिसी इशू। आपने ये 3 पॉइंट लिख दिए, वो खुश हो जाएगा क्योंकि उसको भी नहीं पता होगा और वो आपको नंबर दे देगा, क्योंकि आपने बात, काम की बात लिखी हुई है, नौटंकी नहीं लिखी है। समझ आ रही है बात? अब सजेशन क्या है इस राइटर के द्वारा, जहां से ये उठाया गया है आर्टिकल, वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, इंडिया में जरूरत है हमें किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल्स की। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये स्टील के पास है, ये माइंस के पास है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास है। इन तीनों में सिंक्रोनिसिटी बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये किसको रिपोर्ट करते हैं, सीधे पीएम को, और ये दोनों अपने अपने मिनिस्टर्स को। तो काम इतना आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें एक्सप्लोरेशन करनी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो वो कहते हैं कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल्स बनाना पड़ेगा, जो किससे बनी होगी, एक तो कोल मिनिस्ट्री, माइनिंग मिनिस्ट्री और स्टील, इन तीनों को मिला के हमें एक मिनिस्ट्री बनानी चाहिए। उसका नाम क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल्स। क्यों? क्योंकि कोल इज ऑल्सो मिनरल, ठीक है, माइनिंग में भी मिनरल्स की हो रही है, और स्टील में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आयरन, कार्बन, आयरन ओर की। अभी हम मिनरल की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप प्रोसेस बता रहे हैं मेरे को, वेरी गुड, बट अभी हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम आयरन और माइनिंग जो मिनरल्स हैं और कोल, इन सबको एक ही मिनिस्ट्री के अंदर ले जाएं, ताकि अच्छे से काम हो सके। बात समझ आई आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, वो पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अभी आपका एक अच्छा सा आंसर तैयार हो चुका है लिथियम पे, और पूछ सकता है, वो डेफिनेटली पूछ सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारी किसकी बात है, एनर्जी सिक्योरिटी की, जिसको हम अब क्या बोलते हैं, NMEP के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है हमारे लिए। क्योंकि देखो, अगर आप इसको लिंक करना होगा, आप इसको क्लाइमेट चेंज के साथ भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि हमने टारगेट सेट किया हुआ है कि 500 गीगावाट का, ठीक है, उसमें हमें ईवी एडॉप्शन भी लगानी है, एमिशंस कम करने हैं, और इंडिया को डेवलप भी होना है, बहुत सारे काम है हमारे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? एनालिसिस हो गया, कंक्लूजन भी आ गया हमारे पास, कंसर्न्स भी आ गए, और पूरा बेस भी क्रिएट हो गया कि स्टेट लेवल पे क्या चल रहा है, सेंट्रल लेवल पे क्या चल रहा है। ठीक है, लिखो एक छोटा सा असाइनमेंट लिखो आप, इसके बारे में लिख के लाना है आपको। बेस मेटल्स, नोबल मेटल्स, बेस मेटल्स, नोबल मेटल्स, बेस मेटल्स, नोबल मेटल्स, रेयर अर्थ, रेयर अर्थ मिनरल्स, मिनरल्स, प्लेटिनम ग्रुप मिनरल्स, एंड एटॉमिक मिनरल्स। इनके बारे में देख लेना है कौन कौन से होते हैं, गवर्नमेंट की साइड से देखना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग, ये इन सब चीज़ों में ये सब मिल जाएगा, इसके लिए आपको दृष्टि उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन बोला, एटॉमिक मिनरल्स, ठीक है भाई। तो ये थी आपकी, कल हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ में इंडिया का इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स हम उठाएंगे उसमें अच्छे अच्छे। ऑल राइट, कहाँ थे हम कल?
ठीक है। नेचुरल गैस जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है गैस में, उसमें हमारे पास क्या होता है, 85 to 94% क्या होती है हमारे पास, मीथेन, और साथ में अदर स्मॉल प्रोपोर्शन में अदर हाइड्रोकार्बन्स, ये सब मिलके हमारे लिए क्या बनाते हैं, नेचुरल गैस। अब ये सब इसी के वेरिएंट्स हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके हमने अपने यूज में लाया हुआ है, एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, एचसीएनजी, पीएनजी, स्वीट स्टोर गैस, ये सब इसी के वेरिएंट्स हैं, ठीक है। एलपीजी आपको पता ही है क्या होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम ऑटो गैस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? क्या एलपीजी इनहेरेंटली स्मेली होती है या उसमें कुछ ऐड किया जाता है? अच्छा, वो क्या करते हैं, ये यूपीएससी पूछ चुका है एक बार, आई गेस 2002, 3, 4 कभी ऐसे पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। और यूपी पीसीएस तो मेरे को लगता है हर 2-3 साल में रिपीट करता है क्वेश्चन। यूपी पीसीएस यूपी का एग्जाम है, ठीक है। सो पहले आप ऐसे कॉलम वाइज लिखिए, एलपीजी कॉल्ड एज ऑटो गैस, एलपीजी के बारे में लिखिए, कॉल्ड एज ऑटो गैस। प्रोपेन प्लस प्रोपलाइन, प्रोपेन प्लस प्रोपेलाइन या प्रोपिलीन, जो भी आप बोलें, प्रोपिलीन प्लस ब्यूटेन एंड ब्यूटाइलिन, ये होते हैं इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ब्यूटेन एंड ब्यूटाइलिन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑर्डरलेस एंड कैन बर्न एट रूम टेम्परेचर, इट इज ऑर्डरलेस and can burn at room temperature. Ethyl mercaptan added for the smell, ठीक है, क्योंकि अभी हमने लिखा कि एक तो ऑर्डरलेस है, दूसरा ये रूम टेम्परेचर पे भी बर्न हो सकती है, ठीक है। फॉर दैट रीजन, सेफ्टी के लिए हमें इसमें क्या डालना पड़ा, इथाइल मर्कैप्टन। मर्कैप्टन्स बेसिकली यही सेट ऑफ केमिकल्स हैं जो कि स्मेल प्रोड्यूस करते हैं किसी भी गैस में, अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो evaporates एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट ऑल्सो evaporate एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। नाउ व्हाट इज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये 20 to 25 मेगा पास्कल प्रेशर के साथ इसको दबाया जाता है, ठीक है। तो स्टोर्ड इन, सिंपल, स्टोर्ड इन हाई प्रेशर टैंक्स, उसी को क्या बोलते हैं, 20 to 25 मेगा पास्कल के प्रेशर के साथ इनको टैंक्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है। और इसमें स्मेल के लिए क्या ऐड किया जाता है, सल्फर, सल्फर बेस्ड ऑर्डर और स्मेल इज एडेड, ठीक है। एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, अब यहां पे क्या बात आ गई, लिक्विफाइड। अब गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसको सुपर कूल टेम्परेचर्स में डालना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक। इसको हम ऐसा क्यों करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो जाता है, ठीक है। और ये गैस की तरह लीक भी नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड अगर लीक हो रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा ना, गैस कहीं लीक हो रही है हमें नहीं पता चलता है, ठीक है। पर गलती से अगर आपने माचिस जला दी तो मजा आ जाएगा, कसम से दिवाली हो जाएगी, ठीक है। स्टोर्ड एज सुपर कूल्ड क्रायोजेनिक लिक्विड -120 to -170 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द क्रायोजेनिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर एलएनजी, -120 to 170 डिग्री सेल्सियस। 170, 120 से लेकर 170, लेकिन दोनों माइनस में,
ठीक है, इट प्रोवाइड्स सेम डेंसिटी एज पेट्रोल एंड डीजल, दैट्स व्हाई इट इज मोर फेवरेबल। इट प्रोवाइड्स सेम डेंसिटी एज पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, HCNG, HCNG हाइड्रोजन और CNG का मिक्सचर है ये बेसिकली। इट इज अ मिक्सचर ऑफ CNG एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इट इज अ बेटर ऑप्शन देन एनी अदर गैसियस फ्यूल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। It is with high octane number. It is with high octane number. I told you ना yesterday कि octane number क्या होता है जब फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ानी हो। ठीक है, it is best suited for internal combustion engines, ICE. It is best suited for internal combustion engines. इंटरनल कंबशन इंजन्स, ICE। ठीक है सर, 2018 में दिल्ली गवर्नमेंट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि हम अपनी सिटी दिल्ली में 50 HCNG गैसेस बसेस चलाएंगे। ठीक है, HCNG बेस्ड। बट IOCL बोला कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तुम चलाओ, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन को यूज करना, एक्सप्लोर करना बहुत टफ है। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड नेशनल हाइड्रोजन मिशन विद द आउटले ऑफ 19,744 करोड़, नियर अराउंड लाइक 20,000 करोड़। सुना ना भी? अरे बजट से पहले यार अनाउंस किया था, कहां खोए हो? बजट आया अभी, कब आया? 1 दिसंबर। क्या बोलते हैं बजट को? विच आर्टिकल? 1 2 1 2 का 4, 4 2 का 1, 112। PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है, बेसिकली ये है CNG ही, इसको बस पाइप से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, नथिंग एल्स। सिमिलर टू CNG बट जस्ट ट्रांसपोर्टेड बाय द पाइप्स। ठीक है, ओ ठीक है, वेरी गुड। स्वीट गैस, नेचुरल गैस दैट इज फाउंड एज H2S। H2S इज हाइड्रोजन। हाँ हाँ सही है। बैकग्राउंड क्या तुम्हारा? वो तो समझ गया मैं, जिस तरह से तुम बता रहे हो। सब्जेक्ट क्या थे? बॉटनी, जूलॉजी। ऑप्शनल क्या रखा है? ग्रेजुएट कब हुए? अक्टूबर 22, जम्मू यूनिवर्सिटी। अच्छा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी किधर है? इधर ही होगी कहीं। और ऑप्शन रखा PSIR। ठीक है, जल्दी पे ले जाओगे, बहुत उल्टा लटका के मारेंगे वो। और कितना मार्क्स के साथ पास आउट हुए हो? अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करना कि क्यों लिया PSIR। कोई नहीं, तब तक सोच लो। स्वीट गैस हो गया, नेचुरल गैस दैट इज फाउंड एज H2S। सौर गैस, इसी के नीचे लिखो सौर गैस। सौर गैस contains H2S with mercaptans।
जैसे इसमें स्मेल आती है, दैट्स इट, खट्टी खट्टी। मरकैप्टन्स, H2S विद मरकैप्टन्स है, ये स्वीट गैस ही, बस इसमें स्मेल आती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोर गैस। ठीक है, write down next heading, unconventional gas sources. Unconventional gas sources. All of you have decided your options or not? What's your option? तेरा पिछले साल कुछ और था। अच्छा ठीक है, चूज कर लिया तूने? ओके चलो, एक तो मिला, वेरी, दो हो गए। अब नहीं किया? वन टू थ्री फोर हो गया। जेड वाला, अच्छा देख लो, तुम्हारा ले गए वो, नंबर ले जाएगी। नहीं डिसाइड किया, अरे चलो ठीक है। अनकन्वेंशनल गैस सोर्सेज, these sources needs greater effort in extraction, greater effort in extraction because they exist in reservoirs. ठीक है, because they exist in reservoirs, but they are crucial, next point, but they are crucial as global demand of gas which is expected to rise by 50%, from 2010 to 2035, is likely to come from unconventional sources. ये पॉइंट आप क्यों लिखेंगे? जहां पे भी आपको गैस सोर्सेज को जस्टिफाई करने की जरूरत हो, क्योंकि आप हर चीज अगेंस्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप हर एक क्वेश्चन या ऐसे को अटेम्प्ट करेंगे जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी से डील करता होगा, क्योंकि अब एनर्जी सिक्योरिटी इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी के टाइम पे चल रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। पहला लिखिए आप CBM, कोल बेड मीथेन, CBM। This is found in coal deposits or coal seams. This is found in coal deposits or coal seams, SEAMS. This is formed during the process of coal transformation. This is formed during the process of coal transformation. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वुड से कोल जब बनता है, दैट इज। ठीक है, इंडिया हैज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। India has world's 5th largest coal reserves, which gives 92 trillion cubic feet of CBM deposits to India, which gives 92 TCF, trillion cubic feet deposits of CBM to India.
समझ आ रहा पॉइंट? कहाँ से? क्यूबिक फीट डिपॉजिट्स ऑफ सीबीएम टू इंडिया। आपको कल छुट्टी है मैडम? है? और कहाँ होगी छुट्टी? और भी कहीं जाते हो? वो मुझे उससे मतलब नहीं है। कल अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो 12 बजे टाइमिंग सेट है? सभी के लिए प्रॉब्लम नहीं है ना 12 बजे? क्योंकि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है यार, रात को 8 बजे घर पहुंचता हूँ। ठीक है, सो कल 12 बजे मैं सर से बात कर लूंगा, बट मेरे साइड से 12 बजे आपको ग्रुप में टाइम आ जाएगा। ठीक है, 12 बजे, ठीक है ना? डन। छुट्टी का पूछा है मैंने तो डेफिनेटली मैंने कल की ही बात की होगी। कोई बात नहीं, 6 महीने के बाद धीरे धीरे बत्ती बुझ जाएगी, लगे रहो। सीबीएम इज ए क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल। सीबीएम इज ए क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल। Coal and CBM deposits are found in 12 states. Coal and CBM deposits are found in 12 states. ठीक है, नेक्स्ट है दामोदर वैली एंड सोन वैली। दामोदर वैली एंड सोन वैली, क्या है ये दामोदर और सोन? हाँ जी, दामोदर एंड सोन वैली। दामोदर उड़ीसा में है? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और सोन कहाँ है? कहाँ से राइज होती है सोन? यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सबसे बड़ी चंबल है? नर्मदा। अरे क्या बोल रहा है? नर्मदा इधर गिरती है अरेबियन सी में है? वेस्ट फ्लोइंग? अरे भाई यमुना एक ही तो है। यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल। कीन बेतवा? बेतवा। अरे आपस में क्या बातें कर रहे हो यार? यार क्या करते हो आप लोग? ज्योग्राफी तो हो गया ना आप लोगों का, मैंने सुना है? वो यही पूछते हैं यूपीएससी वाले। केएस वालों को तो बड़ा पसंद है ये क्या बोलते हैं ड्रेनेज वाला पार्ट, तो भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी पे तो हर बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा वो। उज्ज किसकी ट्रिब्यूटरी है? उज्ज नदी का नाम सुना है कभी? चेनाब, एग्जैक्टली। चेनाब कहाँ है? चेनाब कौन सी दो नदियों से मिलकर बनती है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ उज्ज कहाँ है? भद्रवाह में है। और कोई कोई आगे चले जाओ थोड़ा सा। किश्तवाड़ पास ही तो है यार, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा आगे जाने की बोला मैंने। ओए उज्ज जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपकी रावी की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी नदी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है? श्योर? या झेलम? 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 मैंने बोला इंटरनेशनल बाउंड्री, जहां झेलम है वहां एलओसी है। रावी 80 किलोमीटर के लिए। बसंतर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये बसंतर सांबा वाली। कभी गए हो सांबा? सुना कभी नाम? आप कहाँ से हो? जम्मू से हो? कभी गए नहीं? जरूरी नहीं है, मेरा भी कश्मीर में कोई नहीं रहता तो मैं तब भी जाता हूँ यार। 35 किलोमीटर दूर है यहाँ। यही प्रॉब्लम है जम्मू के लोगों का, इनको बस एक जम्मू पता है और एक कटरा पता है। उधमपुर बीच में आ जाता है इसलिए पता है, दोमेल शुमेल, बाकी ज़्यादा नहीं पता है। बाकी अगर ये जाएंगे तो यहाँ फ्लाइट से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, वो भी रात को जब कुछ दिखे ना बाहर। कोई बात नहीं, ये आप मेरे को लगता है कि 20th पर्सन से मिल रहा हूँ जिसको सांबा और कठुआ के बारे में नहीं नॉलेज है। आपका प्रॉब्लम नहीं, नाम से क्या होता है?
नाम तो मैंने भी कनाडा का सुना है, मार्स का भी सुना है। ऑल राइट, राइट डाउन। मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज आस्क्ड कोल इंडिया लिमिटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप रेड पेन से लिख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज आस्क्ड कोल इंडिया लिमिटेड टू प्रोड्यूस 2 million metric standard cubic meters per day, 2 million metric standard cubic meters per day, standard cubic meters per day of CBM in next 2 to 3 years. ठीक है, ठीक है। बस सीबीएम जो है ये आपका जो कोल बेड, जो नीचे पेरेंट मटेरियल होता है जहां से हम कोल को माइन करते हैं, ये वहां पे है, ये बीच में ये गैस, ये गैस, ये गैस। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइप डालते हैं और इसको ड्रिल करते हैं। वो ड्रिलिंग ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। दूसरा, इसमें क्या होगा, वाटर कंटेमिनेशन हो जाएगा। जब ड्रिलिंग करेंगे यहां पे हमारा वाटर टेबल भी तो होता है, वो कंटेमिनेट हो जाएगा। अगर पाइप लीक हो गया, कुछ हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स इसके साथ रहती हैं। तो इसको एक्सप्लोर करना या ड्रिल करना कॉस्टली है। ऐसे आप 2-4 इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखिए शेल गैस। शेल गैस, शेल गैस जो नेचुरल गैस स्टोर्ड रहती है इन पॉइंट्स पे, इनमें हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैकिंग भी बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि इसको पाइप को ऐसे डाला हॉरिजॉन्टली, इसमें हमने सैंड या वाटर भेजी अंदर विद प्रेशर, वो यहां जाके अंदर वाइब्रेट करेगी। जैसे ये वाइब्रेट करेगी, गैस यहां से रिलीज होगी और इसी गैस को हम कलेक्ट कर देते हैं ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, शेल गैस। अब अगर देखो, अब अगर ये जो गैस है ये कुछ ज्यादा ही क्लोजली पैक्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइट गैस। ठीक है, लिख लो, नेचुरल गैस ट्रैप्ड इन द नेचुरल गैस, ये शेल गैस के बारे में लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो नेचुरल गैस ट्रैप्ड इन द फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, फाइन ग्रेन्ड sedimentary rocks which are rich resources of petroleum and natural gas is known as shale gas, is known as shale gas. Horizontal drilling plus hydraulic fracturing, फ्रैक्चरिंग अभी बताया ना, इसमें पानी डालेंगे, इसको हमें बेसिकली फ्रैक्चर करना है, मतलब इनको तोड़ना है ताकि इसमें से हम जो ट्रैप्ड गैस है उसको निकाल सके। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, जिसको हम फ्रैकिंग बोलते हैं, इन ब्रैकेट लिखिए फ्रैकिंग, FRACKING, ये दोनों प्रोसेस मिलके हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, शेल। ठीक है, आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है शेल गैस का,
यूएसए कितनी है 46%। ठीक है, इंडिया में लिखिए, इन इंडिया देर आर 6 बेसिन्स ऑफ शेल गैस, देर आर 6 बेसिन्स ऑफ शेल गैस बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, MOPNG लिखना प्लीज, पूरा मत लिखना। क्या लिखा क्या, हाँ, ऑफ शेल गैस बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, PNG। उसमें से पहला है कैम्बे बेसिन। कहाँ है कैम्बे बेसिन? कैम्बे बेसिन कहाँ है? वेस्ट साइड, वो तो शोरूम है वेस्ट साइड। गल्फ ऑफ खंबत, एग्जैक्टली, वेरी गुड। कैम्बे। नेक्स्ट है असम अराकन, फिर गोंदवाना, थर्ड है गोंदवाना, फोर्थ कृष्णा गोदावरी, फिफ्थ कावेरी एंड सिक्स्थ इंडो गैंगटिक प्लेन। ठीक है, टाइट गैस लिखिए, नेचुरल गैस which is produced from reservoir rocks, with so low permeability that massive hydraulic fracturing is necessary to extract this gas। ठीक है सर? और ठीक है, ये था आपका अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ गैस। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल। Hydrogen is most abundantly available, but rarely found in its pure form H2। At standard temperature and pressure, hydrogen is non-toxic, non-metallic, odorless, tasteless, colorless, and highly combustible diatomic gas, It is a zero emission fuel Next, it can be used in fuel cells and
इंटरनल कंबशन इंजन्स, ICE। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी इन 1 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स, एनर्जी इन 1 kg ऑफ H2 गैस is equal to 1 gallon of gasoline। Gasoline। The only problem is with storage of hydrogen, and transportation of the same। इसको स्टोर करने के लिए हाई प्रेशर टैंक्स चाहिए होते हैं हमें, क्योंकि ये हाईली कंबस्टिबल है। ठीक है, कहीं भी धमाका हो गया तो गए काम से। गेल स्टार्टेड, GAIL कैपिटल में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, क्रिस गेल नहीं, गेल started India's maiden project of blending hydrogen into natural gas systems in Indore, The project initiated with grey hydrogen, which will be replaced with green hydrogen in near future, Now, the point is, what is green hydrogen? What is green hydrogen? है? एल्गी से? जो इलेक्ट्रोलिसिस से बनाएंगे, नहीं वो तो ठीक है, प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रोलिसिस को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? मतलब करंट तो चाहिए ना उसको रन करने के लिए। वो जो एनर्जी है, अगर वो हम कहाँ से उठाएं? रिन्यूएबल सोर्सेज से, तब उसको क्या बोला जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन। क्लियर? लिखिए, प्रोड्यूस्ड बाय splitting water by electrolysis, and electrolysis is powered by renewable energy। ठीक है, ठीक है, ये है एकदम क्लीन फ्यूल जिसमें कोई एमिशन रिलीज हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट है पिंक हाइड्रोजन। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की जगह क्या यूज किया जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल। ठीक है, नहीं समझ आया? हाँ, पिंक, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी की जगह क्या यूज किया जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? ग्रे हाइड्रोजन, it is similar to blue hydrogen process। अभी बताता हूं मैं ब्लू हाइड्रोजन क्या है। It is similar to blue hydrogen process, but CO2 is not captured in this process।
नेक्स्ट है येलो, येलो हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलिसिस डन बाय सोलर पावर ओनली, only solar power is being used। अब लिखिए ब्लू हाइड्रोजन। It is produced by splitting natural gas into, it is produced by splitting natural gas into hydrogen and carbon dioxide, and carbon dioxide either by steam methane reforming, either by steam methane reforming SMR, steam methane reforming SMR, or autothermal reforming, but the CO2 produced is captured and stored। कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में SMR और ATR एक लाइन लिख लीजिए। SMR जो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग और ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग क्या है, स्टीम SMR और ATR, these are the process in which heat is provided to activate, these are the process in which heat is provided to activate the endothermic steam forming reaction, the endothermic steam reforming reaction। एंडोथर्मिक स्टीम रिफॉर्मिंग रिएक्शन। बस इसमें एक बार स्टीम बन जाती है, फिर बार बार अपने आप ही इसमें स्टीम जो है रिफॉर्म अपने आप को करती रहती है, हमें कॉन्टिन्यूसली इसमें स्टीम को डालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है? अब बात करेंगे आपके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन कौन से होते हैं? सोलर, विंड और है और वो तो जियोथर्मल में आ जाएगा ना सारा कुछ, या ओशन एनर्जी लिख लेते हैं उसको। और कोई है सोलर विंड के अलावा कोई और है? बायोमास, वेस्ट टू पावर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोलर को। एज यू ऑल नो, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री which lies between two lines. Which one? Hi? India is lying between two lines. Which one? Tropic of Capricorn. Very good. बदतमीजो। ये है इंडिया। मैंने बोला बिटवीन टू लाइन्स, सोचा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही होगा। बेवकूफ है, ये पूछ रहा है। इक्वेटर को टच करता है इंडिया? श्योर? अंडमान निकोबार भी नहीं करते? हाँ देखा, फंस गए। नहीं करता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है? हाँ गुजरात। आगे एक सेकेंड, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जी जे आगे आगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी से नहीं करता? श्योर है?
नहीं करता, पक्का? ओके, 1 2 3 4 5, 3 और हैं। वेस्ट बंगाल, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। सो इंडिया इज अ सनशाइन कंट्री और अ ट्रॉपिकल कंट्री जिसमें एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रहता है, और जिसमें हमें सनी डेज कितने मिलते हैं इंडिया को? 300 डेज, ओनली 2 मंथ्स, 10 महीने हमारे यहाँ पे धूप ही रहती है। वाह वाह, क्या बात है। और यूरोप जो है उसमें 10 महीने बारिश ही रहती है, या टेम्परेट जोन है जिसको हम बोलते हैं, जैसे बता रहे थे अभी कि उसमें सनलाइट ऐसे आती है स्लांट में, है ना। और इंडिया में अप टू दिस प्लेस 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, तो वहां तक डायरेक्ट, उसके आगे हमारे भी स्लांटिंग में चली जाती है। हम जम्मू कश्मीर नॉर्थ वेस्ट एकदम, तो हमारा जो जोन है लाइक कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज आपका बेसिकली क्या? ट्रॉपिकल, उसके आगे सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर माउंटेन, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। सो इंडिया में ये 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया का सोलर पावर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सिंपल, 300 डेज ऑफ सनशाइन, इट इज ह्यूज। समझ रहे हो? 10 महीने लगातार धूप रहना, इंडिया के पास कितना सारा पोटेंशियल, ये एक रिसोर्स की तरह है सोलर। इसीलिए इंडिया ने सोलर मिशन लॉन्च किया। कब है? 2006, पक्का? 2006 या 8, 11, पता नहीं। जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, इसको इस गवर्नमेंट ने चेंज किया, कर दिया नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। एक तो इंडिया ने यह काम किया, दूसरा इंडिया ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या बनाया? सोलर पार्क। कहां पे? राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल एफर्ट्स में क्या है? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और एक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। तो ये इंडिया ये सब काम क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ दीज 2 फैक्टर्स। हमें हमारी ज्योग्राफी सपोर्ट कर रही है इस काम में अपने आप को लीड करने के लिए। पॉइंट समझ आया? अगर आपको सोलर पे लिखना होगा तो इन 2 पॉइंट्स पे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा इस सबको। क्लियर है सर? वेरी गुड, राइट डाउन। हाँ जी बोलो। अच्छा, लिख लिए ये? ओके, नहीं ये 2-3 पॉइंट लिख लो ना अपने भाषा में, मैं क्या लिखूंगा, बच्चे थोड़ी हो। लिखो, डिफरेंट वेज ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया किन किन तरीकों से सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करता है? डिफरेंट वेज ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी इन इंडिया। कल हम इस चैप्टर को और डिफेंस वाले को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर मंडे से हम दूसरे टॉपिक्स अपने कवर करेंगे, एंड आई होप बाय नेक्स्ट वीक योर साइंस एंड टेक विल बी डन, एंड देन वी विल से बाय बाय। आप इधर को निकल लेना, हम इधर को निकल लेंगे, ठीक है। जिंदा रहना, आबाद रहना। मजाक कर रहा हूँ, मैं मर नहीं रहा हूँ, बस तुम लोगों का कंपोनेंट खत्म हो रहा है। ठीक है, राइट डाउन डिफरेंट वेज ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी इन इंडिया। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। आपका का सारा कार्बन साइकिल, न्यूक्लियर साइकिल सब इसी से चलते हैं। अगर सूरज ही नहीं होगा तो कड़म नहीं होगा, कड़म नहीं होगा तो सब्जी नहीं बनेगी, सब्जी नहीं बनेगी तो हम खाएंगे क्या? टोटे के साथ, है ना। तो आप रामबन वाले भी खाते हैं टोडा? आप तो शायद बाजरे बुजरे का खाते हैं या चावल का खाते हैं? अच्छा, मिक्स करते हैं, ओके ओके। रामबन में किस जगह से हैं? क्या? परिस्तान? ये कहाँ पे है यार? ये नाम ही ऐसा है या कुछ स्पेशलिटी भी है? मतलब वो वैसा कुछ नहीं है, जो पहला वर्ड है उसमें वैसा कुछ नहीं है। अरे क्या पता है, होता है ना, सिग्निफिकेंस होती है कई जगह की कि वहाँ पे कुछ ऐसा होता होगा, लाइक जैसे परी महल टाइप का है ना, वो कश्मीर में है कुछ वैसा?
क्या पता पहले जमाने में होता हो, दादा से पूछना अपने। हाँ तो उनसे पूछना कि कोई परी परी तो नहीं थी वहाँ। हंसने क्या जरूरत है, अरे नाम है यार जगह का, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना स्पेशलिटी हिडन। तो वो पूछते हैं ना उसमें इंटरव्यू में, वो इससे पूछ लिया कहाँ से हो तो बोला पाकिस्तान, तो फिर वो धर लेगा इसको। कैसे हंस रहे हैं बेवकूफ। सेकंड, सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, solar energy into thermal energy by using solar cooker, water heating systems, heating system, Asia's first solar water heating system and solar pond. Asia's first solar pond is established in Bhuj, Gujarat. Asia's first solar pond is established in Bhuj, Gujarat. ठीक है, अब थर्ड है फोटोवोल्टिक सेल्स। फोटोवोल्टिक सेल्स थर्ड है, लिखा है ना डिफरेंट वेज ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन। थर्ड है फोटोवोल्टिक सेल्स। सेकंड वाले में हमने देखा कि हमने सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, थर्मल एनर्जी में, ओनली फॉर हीटिंग पर्पसेस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सोलर टू इलेक्ट्रिकल। इसमें होता क्या है कि जो आपके पीवी सेल्स होते हैं ब्लैक से, जो आपने देखे होंगे, सोलर पैनल्स भी जिनको हम बोलते हैं, उसमें एक मटेरियल लगा होता है। क्या इसका क्या फायदा होता है, ये क्यों लगाया होता है? सेमीकंडक्टर का काम करता है ये। ओके, वेरी गुड। इस पे जब सन की हीट पड़ती है तो इसमें से क्या रन करना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही है। ठीक है, सो सिलिकॉन इज द मटेरियल बिहाइंड फोटोवोल्टिक सेल्स। लिख लीजिए, when light falls on certain elements like silicon, the flow of electrons starts. The flow of electrons start. PV cells uses solar light through PV effect, photovoltaic effect, to generate direct current DC, to generate direct current which will be converted to AC by using inverters, which will be converted to AC बोले तो alternating current by using inverters। ठीक है सर, अगर आपने किसी के छत पे सोलर मॉड्यूल्स लगे हुए देखे होंगे, उसके नीचे एक बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। उन मशीन्स का काम क्या होता है, एक का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, और दूसरा क्या लगाया होता है वहां पे, इन्वर्टर। क्योंकि आपका पंखा और लाइट ये डायरेक्ट करंट से चल सकती है, जो कि बैटरी प्रोवाइड करती है इन्वर्टर के तौर पे, लेकिन एसी या हैवी इक्विपमेंट्स आपके किससे चलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट से। वाई? क्योंकि उनमें एक मोटर लगी होती है जो उसको रिवॉल्व करने के लिए उसका कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अल्टरनेटिंग फ्लो। दैट्स वाई एसी मोटर या जो भी ये चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं किस पे, एसी पे रादर देन डीसी। ठीक है, लिख लीजिए, सिलिकॉन वेफर्स इज अ मटीरियल एसेंशियल फॉर, सिलिकॉन वेफर्स is a material essential for manufacturing of semiconductors, manufacturing of
सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अभी अभी इंडिया ने सेमीकंडक्टर का प्लांट का घोषित किया है, प्राइवेट सेक्टर। कौन सी कंपनी इसने घोषित किया है और कहाँ घोषित किया है? टाटा ने। वेरी गुड। कहाँ पे? हाँ, लेकिन प्लांट कहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है? गुजरात में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सेमीकंडक्टर चिप बनाने में इंडिया क्यों पीछे है? सबसे नंबर 1 प्लेयर कौन है? ताइवान। ठीक है, सेकंड नंबर पे साउथ कोरिया। लेकिन चाइना राइज कर रहा है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है? एनीबडी? अरे वो तो है, तू भी सही है। वाटर। एक चिप को रिफाइन करने के लिए या साफ करने के लिए मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर यूज किया जाता है। दैट्स वाई चाइना केम into the territory of India in order to capture the rivers of Indus system, नुब्रा, श्योक, गालवान रिवर जिसपे डिस्प्यूट हुआ था, क्योंकि चाइना ताइवान और साउथ कोरिया को टेक ओवर करना चाहता है इन चिप इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री। और उसके लिए क्या जरूरत है? फ्रेश वाटर की। और ये दोनों चीजें कहां मिलती हैं? लद्दाख में। इसीलिए चाइना पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा। समझ आया पॉइंट? इसीलिए जो गुजरात में प्लांट लगाया गया है, क्योंकि गुजरात में फ्रेश वाटर का साबरमती और कौन, नर्मदा, ये सब रिवर्स के जरिए हम ले सकते हैं। बट स्टिल इट्स अ कंसर्न फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया इज ए वाटर स्कार्स नेशन, आई टोल्ड यू। नेक्स्ट, लिखिए आप, सोलर मिशन ऑफ इंडिया। सोलर मिशन ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन लॉन्च्ड इन, जवाहरलाल नेहरू, पूरा मत लिखना यार, JL नेहरू लिख लो। लॉन्च्ड इन 11 जनवरी 2010। 2010। Earlier the mission has set up the ambitious target of deploying 20,000 megawatt of electricity generation by solar. 20,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय सोलर, जिसको इंक्रीज करके अब इन्होंने कितना कर दिया है? 1 लाख मेगावाट बाय 2022, जिसको फैसिलिटेट करने के लिए देखो, ये जवाहरलाल नेहरू मिशन में ये कितना था टारगेट? 20,000। जब टारगेट इंक्रीज किया, 1 लाख किया, तो इस मिशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया? नेशनल सोलर मिशन। क्योंकि चाचा जान को कोई बहाना चाहिए था नाम चेंज करने का, तो उन्होंने कर दिया। अरे ठीक है, वो भी करते हैं, ये भी कर रहे हैं, इसमें क्या है? इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? ये बेचारे कोई भी काम करते हैं ना, तो लोग अरे ये पहले तो कभी हुआ ही नहीं इंडिया में। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि ये बोल देते हैं पॉलिटिकल रैलीज में, वो नहीं करना चाहिए। खैर, पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कर सकती है, मैं कौन होता हूँ? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? बाद में मेरा शॉर्ट डाल दोगे यूट्यूब पे, मैं तो नौकरी से गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। 122 कंट्रीज, 122 कंट्रीज
इनिशिएटेड बाय इंडिया एंड फ्रांस, initiated by India and France. It is a treaty-based intergovernmental organization. This is very important point. Treaty-based intergovernmental organization. अब ऑर्गेनाइजेशन है तो हेडक्वार्टर भी होगा. कहाँ है हेडक्वार्टर? Where is हेडक्वार्टर? इंडिया, गुरुग्राम. ठीक है. Under ISA, an agreement between India and France, under ISA, an agreement between India and France in January 2016, which laid the foundation of National Institute of Solar Energy, in Gawal Pahadi, Gurugram. In Gawal Pahadi, GWAL, पहाड़ी तो पता ही होगा, पहाड़ी, गुरुग्राम. ठीक है. ISA is also called as International Agency for Solar Policy and Application. International Agency for Solar Policy and Application. Objectives, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? Global deployment of over, this is very important, global deployment of over 1000 gigawatt of solar capacity. Global deployment of over 1000 gigawatt of solar capacity. It's a massive 1000 gigawatt. ठीक है. Next objective, mobilization of investment of over $1,000 billion by 2030. 1,000 billion by 2030. ठीक है. अब है नेक्स्ट, ये आपका लॉन्च किया गया था COP26 ग्लासगो में, स्कॉटलैंड. किसके द्वारा? इंडिया एंड यूके. ठीक है. ठीक है. इसका वो क्या था, विजन क्या था कि सन नेवर सेट्स ऑन अर्थ. मतलब कि कहीं ना कहीं तो धूप रहेगी ना, पूरे धरती पे एकदम से अंधेरा थोड़ी हो जाएगा. इट्स नॉट एपोकलिप्स. ठीक है. सो क्यों ना इस विजन को हम यूटिलाइज करें इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सोलर पावर और इलेक्ट्रिसिटी एंड कनेक्टिंग इट विद द ग्रिड सिस्टम्स. Connecting it with the grid system. ठीक है. ये था इसका टारगेट. नेक्स्ट है कुसुम. क्या है ये? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. अरे लिख लो पोले हो.
मुझे पता तुम लोगों की मेमोरी बड़ी अच्छी है, तुम्हें सुनी सुनाई बातें याद रहती हैं, लेकिन वो घर की, काम की नहीं। सो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, फिर से बोलूं? वेरी गुड। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, फिर से थैंक यू। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। इसमें है क्या? देखो, किसान की बात हो रही है, तो किसान क्या करता है? अपने फील्ड को इरिगेट करता है, उसके लिए वो क्या लगाता है? पंप। ठीक है, अब ये सारा मुद्दा कौन हैंडल करेगा? सोलर पंप। ठीक है, इसको ऐसी जगह प्लेस किया जाएगा जहां पे आसपास भी कोई भी शेड नहीं है, मतलब छाया नहीं है। दूसरी चीज, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, इनको सोलर पैनल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो ये अपनी जमीनों में कुछ कुछ हिस्सों में लगाएंगे, और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको किसके साथ कनेक्ट किया जाएगा? ग्रिड के साथ, ताकि किसान बिजली बनाकर बेच भी सकें, उनको पैसा भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, किसान ऊर्जा सुरक्षा, पहले तो ये कि उसको सिक्योर होना है। अब उसका पंप जो है सोलर से चल रहा है, ठीक है, उसकी जो हल्की फुल्की बिजली की रिक्वायरमेंट है वो भी सोलर से हो रही है, तो ऊर्जा की सुरक्षा होगी उसकी। एवं उत्थान, उत्थान होता है उन लोगों का फायदा, उनको ऊपर उठाना, तो वो कहां से होगा? बेचने से। अब समझ आया? गुड। एम क्या है? टू ऐड 25,750 megawatt, to add 25,750 megawatt by 2022, 25,750 megawatt of solar capacity by 2022. Next, financial support of 34,422 crore, financial support of 34,422 crore is being provided by center. Is being provided by center. ठीक है, ये तो हो गया कुसुम। नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोलर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर प्लांट किसी भी लेक में फेंक देंगे, ठीक है, कहीं पॉन्ड में फेंक देंगे, वो तैरता रहेगा और बिजली बनाता रहेगा। ठीक है, सो 50 मेगावाट, 50 megawatt of solar floating solar plant will be set up in country's largest reservoir, Rihand Dam in Sonbhadra district of UP. ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर चरखा मिशन। अब देखो, सोलर क्या है? चरखा। ये नाम सुन के कोई याद आ रहा है? कौन? बापू। किसके? अरे देश के। डर, बापू मतलब ये थोड़ा सा ना दूसरा टर्म है,
इसमें बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, लाइक मोरारी बापू या आसाराम बापू नहीं, वो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में थे, दूसरे वाले बापू राम रहीम भी नहीं, वो भी गलत है, ठीक है। चरखा, चरखा मीन्स बी, ये क्या होता है? बी कौन सा चरखा होता है? ओके, बापू क्या करते थे, क्या बनाते थे? खादी। अरे मत लिखो इसको, ये काम का नहीं है, जो काम का भी बताता हूं मैं। इस सोलर चरखा मिशन में सबसे पहली चीज कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे खादी की बात है, तो इस मिशन को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, KVIC। समझ आया? क्योंकि बापू का ड्रीम था कि इंडिया जो है टेक्सटाइल में सेल्फ सफिशिएंट बने, और आर्टिशन क्लास को, वो इंडस्ट्रीज के खिलाफ थे। आई टोल्ड यू ना, ही वाज अगेंस्ट इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट, ही वाज एन एनार्किस्ट टोटली। स्टेटलेस मशीनरी चाहते थे, वो चाहते थे कि विलेज लेवल पे जाके डेवलपमेंट स्टार्ट हो। दैट इज व्हाई ही ऑलवेज सेज कि रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस। संत आदमी है ना, संत आदमी चाहता है कि मेरे पीछे भेड़ बकरी की तरह दुनिया चलती रहे, बट उसका एंटीथीसिस कौन था? अंबेडकर, जो उसी विलेज का पार्ट था, मतलब इंडिया के ही विलेज का पार्ट था, लेकिन उसने एक अलग तरह का इंडिया देखा था विलेजेस में, जिसको वो क्या बोलता था? डेन ऑफ सोशल इग्नोरेंस। विलेज इज अ डेन ऑफ सोशल इग्नोरेंस, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? अंबेडकर को क्या कह के डिनोट किया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और बापू को क्या बोला जाता है? महात्मा, संत, सेंट। समझ रहे हो? एक स्पिरिचुअल एंगल से सोच रहा है और एक रैशनल एंगल से सोच रहा है, प्रैक्टिकल इंसान है क्योंकि वो डॉक्टर है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों गलत हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों का थॉट्स को हम समझते हैं, और यूपीएससी यही है, ठीक है। लिखिए 2018 सोलर चरखा मिशन, MSME इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इनिशिएटिव, ठीक है। KVIC would implement this mission. KVIC would implement this mission. Subsidy of 550 crore. Subsidy of 550 crore in the initial 2 years of 50 clusters. Subsidy of 550 crores in the initial 2 years of 50 clusters, and every cluster will employ 400 to 2000 artisans, and every cluster will employ 400 to 2000 artisans. बापू का ड्रीम एक तरह से हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बाहर यही बोल के की जाती है कि दिस इज गांधीज इंडिया। वाई? हम इंडिया को ये कह के क्यों डिनोट करते हैं? कहीं भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जाते हैं, भले वो कोई भी हो, ये भले हों या ये भले ये अंदर से कैसे भी हों, बट वो UN में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे, वहां पे गांधी के बारे में जरूर मेंशन किया जाता है। वाई? नॉन वायलेंस। क्या नॉन वायलेंस? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। न्यूक्लियर अटैक कर रहे हैं, बम गिराना है, वो मोदी जी बम लेके जाते हैं साथ में कि मैं नहीं गिराऊंगा, तू गिरा पहले मेरे पे। क्यों? उन्होंने क्या किया था? हाँ ठीक है, फादर ऑफ द नेशन। और हमने अपने फ्रीडम स्ट्रगल में या नेशनल मूवमेंट में क्या किया है? गांधी जी ने क्या दिया था लोगों को? एक आइडिया ऑफ नेशन दिया था, ठीक है, कि तुम्हारा एक भविष्य का इंडिया ऐसा होगा जिसमें सब समान होंगे, सबके इक्वल राइट्स होंगे, फलाना होगा, डमकाना होगा, वोटिंग राइट्स सबके बराबर होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी ना हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन नहीं था ब्रिटिश इंडिया में हमारे पास, ठीक है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज।
और उनका सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि उन्होंने जो भी बैटल लड़ी है, जो भी लड़ाई लड़ी है, वो नॉन वायलेंट तरीकों से लड़ी है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला है उन्होंने। और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन था महात्मा गांधी की लाइफ में? ये पूछा गया है JKPSC KS 2016 के पेपर में कि महात्मा गांधी किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे? गोखले? कौन गोखले? जीके गोखले। कैसे इन्फ्लुएंस थे? लियो टॉल्स्टॉय। मेरा मुंह मत देखो, लिख लो। लियो टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस, जिन्होंने बुक लिखी है रशिया। वो दादा अब्दुल्ला थे जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिनका उन्होंने पहला केस लड़ा था। लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय फॉर्म उन्होंने बनाया था अफ्रीका में, यू आर राइट। टॉल्स्टॉय फॉर्म उन्होंने अफ्रीका में एस्टेब्लिश किया था, बट लियो टॉल्स्टॉय बेसिकली वॉर एंड पीस, जो इतनी मोटी किताब है, नहीं पढ़ी जाएगी आपसे, मेरे से नहीं पढ़ी गई, वो उन्होंने लिखी है। तो उनके आइडियाज से गांधी जी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि वो नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे। ओ ठीक है, गुड। नेक्स्ट लिखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। कल अगर हम क्लास को 1 घंटा एक्सटेंड कर लें, कोई इशू है आपको? 12 से 3, नो प्रॉब्लम ना? 1.5 मैं बीच में ब्रेक दूंगा आपको, ठीक है, 15 मिनट्स का, उसमें चाय पानी जलपान अपना कर लीजिएगा। हंस रहा है तो जलपान ही बोलूंगा यार, और क्या बोलूंगा? यही होता है ना, जलपान ही तो होता है। विश्राम कर लीजिएगा, भोजन कर लीजिएगा, जल पी लीजिएगा, शीतल जल, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको डिफेंस को हम कल कंप्लीट करेंगे अच्छे से। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री established by CSIR and CMERE. CSIR and CMERE. CSIR तो आपको पता है, CMER है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। डेवलप्ड एट लुधियाना। कहाँ है लुधियाना? ओके। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? गुजरात को? श्योर? पक्का? ठीक है, सर्च करना घर जाके, फिर मुझे बताना कल मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। अभी नहीं करना है, बाद में, ठीक है। All right, that's all for today.